राम किशन जी अपनी पत्नी सुमित्रा जी के साथ गांव में ही रहते थे, परंतु जब से सुमित्रा जी का देहांत हुआ तब से राम किशन जी शहर आकर अपने बेटों के साथ रहने लगे। राम किशन जी के 4 बेटे थे, चारों शादीशुदा थे और अपने शहर में अलग अलग घर बनाकर रहते थे। इसलिए वह अपने किसी भी बेटे के साथ नहीं रहते थे, अपनी पत्नी सुमित्रा जी के साथ रहते थे। गांव में उनकी काफ़ी ज़मीन थी, जिससे राम किशन जी का खर्चा आसानी से चल जाता था। लेकिन सुमित्रा जी की मौत के बाद कुछ समय के भीतर ही बेटे जब घर आए तो राम किशन जी से बोले, पापा अब गांव में रखा ही क्या है, आप हमारे साथ शहर चलो और अपने बच्चों के साथ आराम से रहना और अपनी बहू से अपनी सेवा भी करवाना। तभी उन्होंने अपने बच्चों की बातों में आकर अपनी ज़मीन जायदाद का बंटवारा चारों भाइयों में बराबर बराबर कर दिया। अब वह अपने बड़े बेटे के साथ शहर चले गए और उसी के साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को फ़ोन लगाया और कहा, देखो भाई, पिताजी को मेरे यहाँ आए लगभग 3 महीने हो गए हैं, तो उन्हें अपने साथ कुछ दिन रखो, क्योंकि मेरे यहाँ कौन सा पैसे का पेड़ लगा है जो सारा खर्चा मैं ही झेलूं। प्रॉपर्टी में तो सबको बराबर हिस्सा मिला है ना, फिर पिताजी को सब अपने यहाँ बराबर बराबर समय तक झेलो। जब तक वह जिंदा है उन्हें झेलना तो पड़ेगा ही। फ़ोन पर बात करके चारों भाइयों ने यह निश्चय किया कि उनके पिता 3 महीना किसी एक भाई के यहाँ रहेंगे। अब राम किशन जी का समय, या यूं कहो कि राम किशन जी का बुरा समय शुरू हो गया था। वह 3-3 महीना के लिए बेटों में बांट कर रह गए, चाहे उनका मन हो या ना हो। 3 महीने पूरे होते ही उन्हें सुबह होते ही रवाना कर दिया जाता था। यहाँ तक कि भूखे पेट ही 3 महीने पूरे होते ही उनके बेटे जैसे आने वाले 9 महीने के लिए निश्चिंत हो जाते थे। यह भाव उनके चेहरों से ही पता चल जाता था। अपने पिता के जाने से वह कितने संतुष्ट हैं। उन्हें अपने पास रखना उनकी मजबूरी थी, या कहीं मानवता के कोने में इंसानियत कहीं जिंदा थी, जिसके कारण अपने पिता को अभी तक अपने पास रख रहे थे। पर जल्द ही उनकी वह इंसानियत भी मर गई और अब उन चारों बेटों को, अपने पिता को 3 महीने भी अपने पास रखना भारी लगने लगा। यदि उनका चश्मा भी टूट जाता तो उसका खर्चा भी चारों आपस में बांट लेते, और ऐसे में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो चारों आपस में लड़ने लगते हैं। कोई कहता है कि सारा पैसा मैं क्यों दूं, चारों मिल बांट कर देंगे। तो कोई कहता, पिताजी तुम्हारे यहाँ हैं तो उनका सारा खर्चा तुम्हें देखना चाहिए। कभी कभी बहू गुस्सा हो जाती और कहती कि वैसे ही खर्च कम थे, जो और एक मुसीबत आ गई हमारे गले पड़ने। वह सोचने लगते कि क्या मेरे खर्चे इतनी ज़्यादा है कि मेरे 4 बेटे मिलकर भी मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे। अपने बेटों के इन सभी हरकतों से वह तंग आ चुके थे। और फिर एक दिन जब चारों भाई आपस में राम किशन जी के खर्चों के कारण लड़ रहे थे, तब वह गुस्से में आकर घर से निकल गए और सड़क पर चले जा रहे थे कि चलते चलते अचानक ही एक ठोकर खाकर गिरने लगे कि तभी उन्हें किसी ने गिरने से संभाल लिया। और यह कोई और नहीं बल्कि वही अनाथ लड़का था, जिसे राम किशन जी ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सके, अपना नाम बना सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस लायक कि वह अपना खर्चा उठा सके। क्योंकि जब तक सावित्री जी जिंदा थी तो राम किशन जी उस लड़के का सारा खर्चा भेज दिया करते थे, लेकिन जब से सावित्री जी की मृत्यु हुई तब से तो वह अपने खर्चों के लिए भी दूसरों के मोहताज हो गए थे। इसलिए वह अपनी मजबूरी के चलते उसे कोई खर्चा नहीं भेज पा रहे थे। इस बात से वह बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने रामू से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं कैसा अभागा बाप हूँ, अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा तक नहीं उठा पाया। उन्हें इस स्थिति में देखकर रामू बोला, नहीं बाबूजी, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, जितना खर्चा आपको भेजना था आप भेज चुके हैं, अब तो मेरी बारी है आपकी सेवा करने की। और फिर रामू उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। उधर चारों बेटे खुश थे, यह सोचकर कि चलो अच्छा हुआ, बला टल गई।
रामू जैसे ही बाबूजी यानी रामकिशन जी को घर लेकर पहुंचा तो रामू की पत्नी रामकिशन जी के पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, हम दोनों कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जाने कब आप और माँ जी यहाँ आएंगे, कब हमसे मिलेंगे। इतने में रामू बोला, हाँ बाबूजी, माँ जी कहाँ हैं। सुमित्रा जी का जिक्र हुआ तो रामकिशन जी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और उनकी आंखों से एकाएक आंसुओं की धारा बह पड़ी। वह बोले, अभी कुछ महीने पहले बीमारी के चलते सुमित्रा मुझे छोड़कर चली गई। इतना सुनकर रामू भी रोने लगा। रोते रोते वह बोला, बाबूजी, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना तो ज़रूरी नहीं समझा। कितना बदनसीब बेटा हूँ मैं। जन्म के बाद माँ बाप ने छोड़ दिया, फिर जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया, अपनी उस माँ को उनके अंतिम समय पर मैं देख ना सका। रामकिशन जी और रामू दोनों ही रो रहे थे और रामू की पत्नी रानी भी रोने लगी और उन दोनों को चुप करते हुए बोली, बाबूजी शांत हो जाइए, मानती हूँ माँ नहीं है, लेकिन आपके बच्चे वह तो आपके साथ आपके पास है ना। तभी रामकिशन जी ने कहा, नहीं नहीं बेटी, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं। ऐसे बच्चों से तो बिन बच्चों के अच्छा होता, कम से कम यह तो कह पाता कि मेरे औलाद नहीं है। रामू और रानी दोनों उनके हालात देखकर समझ चुके थे कि उनकी स्थिति क्या है। रामू रामकिशन जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, बाबूजी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है? रामकिशन जी ने उसे गले से लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तू तो मेरे उन चार नालायकों से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। रामू बोला, बस तो अब तय रहा कि आप हमारे साथ यहीं रहेंगे और हमें छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनकी बातें सुनकर रानी और रामू के सर पर हाथ रखते हुए रामकिशन जी बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों चाहो। अब रामकिशन जी अपने बेटे रामू के साथ रहने लगे। रामू और रानी दोनों रामकिशन जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी न होने देते थे। अब रामकिशन जी भी बहुत खुश थे, लेकिन कभी कभी बेटे बहू की हरकतें याद करके उनके अंदर एक आग सी सुलगती थी। बार बार उनकी आंखों के आगे वही दृश्य घूमता रहता, जब 2 वक्त की रोटी के लिए चारों बेटे उन्हें इधर से उधर धक्के देते। यही सब सोचकर एक दिन रामकिशन जी ने अपने चारों बेटों को अपने वकील से कहकर फ़ोन कराया और उन्हें गांव आने को कहा। चारों पहले तो टाल मटोल करने लगे, फिर जब वकील ने उनसे कहा कि आपके पिता ज़मीन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो अगले ही दिन चारों बेटे बहू जीभ लहराते हुए गांव आ गए, जहां रामकिशन जी का पुराना घर था, जिसमें रानी ने सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। सभी लोग ज़मीन के लालच में गांव आ गए। घर आते ही रानी ने सबसे पहले सबको चाय नाश्ता कराया। फिर रामकिशन जी वकील के साथ वहां आ गए और बोले, बहुत हो गया नाश्ता वास्ता, उठो अब सब यहाँ से। उनके चारों बेटे थोड़ा चौंक गए, क्योंकि इससे पहले उनके पिता ने उनसे इस तरह कभी बात नहीं की थी। अब रामकिशन जी ने अपने चारों बेटों से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ यह बताने के लिए बुलाया था कि मेरी ज़मीन जायदाद पर अब तुम में से किसी का कोई अधिकार नहीं है। रामकिशन जी के इतना कहते ही उनके बेटों के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। वह चारों एक साथ बोले, यह क्या कह रहे हो आप पिताजी? आप हमारे पिताजी हो, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रामकिशन जी बोले, क्या कहा तुमने पिताजी? उस दिन से तुम्हें इस पिता की याद नहीं आई? आज मुझे तुम लोगों का घर छोड़े लगभग 6 महीना हो गए, पर तुम में से किसी ने भी यह जानना तक जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे पिताजी जिंदा है या नहीं। ऐसी औलाद किस काम की? और हाँ, आज से मेरी सारी ज़मीन जायदाद का मालिक मेरा बेटा रामू है, जिसने मेरे खून से बढ़कर मेरी सेवा की। तभी रामू ने कहा, नहीं बाबूजी, मुझे ज़मीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं यह सारी चीज़ खरीद सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत गरीब था, क्योंकि मेरे पास माँ बाप नहीं थे, जो हर दौलत से बढ़कर है। पर आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे अमीरों में से एक हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। उसकी बातें सुनकर राम किशन जी बोले, देखा निर्जलो, देखा, यह होती है औलाद, इसे कहते हैं सच्चा बेटा। एक तुम थे जिनके यहाँ मुझे एक एक रोटी गिन कर दी जाती थी, जहाँ मैं एक एक पाई को मोहताज हो गया था, जहाँ मेरी छोटी से छोटी बीमारी तक को लाइलाज बनाकर बताया जाता था जैसे कितना खर्चा हुआ है। मेरे हर छोटे छोटे खर्चों को चारों आपस में ऐसे बांटते जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा शौकीन मिजाज में रहने वाला मैं ही हूँ और एक तरफ मेरा यह बेटा है। इन 6 महीनों में मुझे यह एहसास तक नहीं होने दिया कि यह मेरा अपना खून नहीं है या मैं इसका अपना पिता नहीं हूँ। आज से यही मेरा सब कुछ है और मेरी सारी जायदाद आज से इसी बेटे की है। इतने में चारों बहुएं एक साथ बोली, अच्छा, और जो हमारा इतना खर्च कराया उसका क्या, वह कौन देगा? जो हमारे घर में इतनी खर्च बढ़ाया? राम किशन जी बोले, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। एक काम करो, यहाँ बैठकर तुम लोग अपना अपना पर्चा बना दो कि मैं किसके यहाँ कितने पैसे का खाना खाया, ये मेरी वजह से तुम्हारा कितना खर्चा बढ़ा। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। 1 घंटे बाद जैसे ही राम किशन जी वापस आए, उन्होंने देखा कि उनके चारों बेटे हाथों में लिस्ट लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा, लाओ दिखाओ कितना खर्चा है। किसी ने 20,000 लिखा तो किसी ने 30,000 लिखा, किसी ने 40,000, किसी ने 1 लाख। राम किशन जी बोले, अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि मैं 1 साल में इतना खर्च करता हूँ। काश तुम्हारी माँ के उस दर्द की कीमत मैं लगा पाता कि उसने उस वक्त कितना दर्द सहा होगा जब उसने तुम्हें जन्म दिया। काश उस रातों की कीमत लगा पाता जब हम दोनों तुम्हारे लिए जगा करते थे। काश मैं उन सब चीज़ों का हिसाब लिख पाता जो आज तक हमने तुम चारों के लिए किया। अच्छा हुआ जो सावित्री यह सब देखने से पहले ही चली गई। अब जिसका जितना बनता है उतने पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही तुम्हारी मेरी ज़मीन जायदाद पर कोई अधिकार है। चारों बेटे बहुएं अपने पिता के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। पिताजी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। चारों गिड़गिड़ाने लगे। प्रॉपर्टी पाने के लिए बेटों बहुओं ने खूब हाथ पांव मारे, खूब माफ़ी मांगी, लेकिन राम किशन जी ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें धक्के देकर अपने घर से भगा दिया और अपने बेटे राजू के पास आकर शहर में रहने लगे। रानी भी अपने ससुर जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, बिल्कुल बेटी की तरह। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ खून के रिश्ते होने से ही कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर इंसानियत होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों को राम किशन जी का फैसला कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।